हाँ जी, तो हम शुरुआत करते हैं अपनी सेकंड साइकिल का मतलब आपको नहीं पता तो बता देती हूँ। हमारी ये 50 डेज़ मास्टर सीरीज़ चल रही है जिसमें हम रिवीजन, थ्योरी, पीवाईक्यू सारी चीज़ें बार बार कर रहे होंगे। ठीक है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जैसे कि हमारी साइकिल 1 कंप्लीट हो गई थी कल, जिसका मैंने आपको एक बोनस लेक्चर दिया था। उस बोनस लेक्चर में क्या था? उस बोनस लेक्चर में ये था कि डे 1 से डे 10 तक हमने जितनी भी सारी चीज़ें की थी, समझ रहे हो, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका जिस्ट दे दिया था, मतलब पूरा क्विक रिकैप दे दिया था। ठीक है, तो जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा है देख लेना। उसमें मैंने आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स भी दिए थे और कुछ दिल से दिल की बातें भी की थी। तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं और सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके, तो आपको इस सीरीज़ से जुड़ना चाहिए। ठीक, कोई अलग से नेता तो आएगा नहीं, आपको ही अपने लिए अगर सीरियस है तो आपको जुड़ना ही चाहिए, है ना। आज हम शुरुआत करते हैं डे 11 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं लिटरेरी थ्योरी की। अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रिटिश लिटरेचर के बाद जो अगली चीज़ बहुत हाई आरओआई रख रही है आपके पेपर 2 में, तो वो है लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो गया या लिंग्विस्टिक्स हो गया, वो सारी बातें हम पढ़ाएंगे, करेंगे, इंडियन लिटरेचर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट हम अपनी साइकिल 2 में स्टार्ट कर रहे हैं लिटरेरी थ्योरी से। तो अभी तक अगर आपको लग रहा है कि आपने के 10 दिन ख़राब हो गए, आप पीछे हो गए, ये हो गए तो वो हो गए, तो इसीलिए इसको साइकिल 2 हम कह रहे हैं कि बच्चा अगर स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो उसको पता लग जाए कि वो लेट नहीं हुआ है, वो साइकिल 2 से भी स्टार्ट कर सकता है और वो साइकिल 1 को पीछे बैकलॉग की तरह कंप्लीट करता रहे तो काम चल जाएगा। ठीक है। इसी के साथ बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि क्या स्ट्रक्चरलिज्म है, क्या फर्डिनेंड डी सोर का कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, क्या चीज़ें हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका जितना भी काम था, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बिगिनर नहीं होंगे, जो थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आपको अगर लगता है कि फर्डिनेंड डी सॉसर अपना काम लिखते थे, अपना खुद पब्लिश करते थे, तो ऐसा नहीं है। ठीक। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्ट्रक्चरलिज्म आया कैसे, द बर्थ ऑफ साइंस ऑफ साइन, ये हुआ कैसे। तो ये ऐसे हुआ कि जो फर्डिनेंड डी सॉसर हैं उनसे पहले जो लैंग्वेज थी वो हिस्टोरिकली पढ़ी जा रही थी। हिस्टोरिकल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, ट्रेसिंग हाउ वर्ड्स चेंज ओवर सेंचुरीज, की कैसे सेंचुरीज आते आते मतलब सालों साल कैसे वर्ड्स चेंज हुए हैं। ठीक। पहले लोग आम्र बोलते थे, फिर अब आम पे आ गए हैं, है ना, मैंगो, तत्सम तद्भव। कुछ समझ आ रहा है? वैसे ये हिस्टोरिकली पढ़ते थे कि कैसे वो यूज़ ऑफ वर्ड्स चेंज हुआ है ना। जैसे आप कहें कि मेरे को बहुत बोरिंग लग रहा है, या कुछ लोग कहें मुझे बहुत मोनोटोनस लग रहा है, या कुछ कुछ कहें, तो मतलब वो वर्ड्स का यूज़ कैसे चेंज होता जा रहा है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते थे इस तरीके से, हिस्टोरिकली पढ़ते थे, किससे पहले, फर्डिनेंड डी सॉसर से पहले। ठीक। इसको हम फिलोलॉजी भी बोल देते हैं अगर आपको पता हो तो। ठीक है। और पेन कॉपी लेके बैठना, जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो जो मैं चार चार बार बोल रही हूँ, उसको तो ज़रूर लिख लेना। ठीक है। इनका जो रेवोल्यूशन था वो इसलिए था ये क्योंकि ये चाहते थे वॉज टू स्टडी लैंग्वेज एज अ सिस्टम इन अ प्रेजेंट मोमेंट में लैंग्वेज को एज अ सिस्टम ये पढ़ना चाहते थे। और यही इनकी जो शिफ्ट थी, ये फाउंडेशन बनी मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी की। ठीक है। जितनी भी हमारी मॉडर्न लिटरेरी थ्योरीज़ हैं उनका फाउंडेशन यही है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको जो ख़ास बात कह रही थी कि वो आपको लगता होगा वो खुद से लिखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब उन्होंने कभी खुद से कोई बुक पब्लिश नहीं कराई, और उनके जितने भी आइडियाज़ थे वो कहाँ से आते थे? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक 1960। और ये किसने कंपाइल्ड की? कंपाइल्ड बाय द स्टूडेंट्स चार्ल्स ले एंड एल्बर्ट सेकाई फ्रॉम लेक्चर नोट्स आफ्टर हिज डेथ। उनकी डेथ के बाद ये सारी पब्लिश हुई हैं। और सोचो कि उनके लेक्चर नोट्स जो हैं उनसे जो की आइडियाज़ थे उनको एज अ बुक उन्होंने कंपाइल करके पब्लिश किया है। ठीक है।
इनमें की इंसाइट आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ही आर्ग्यूड दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज बाय लुकिंग एट इंडिविजुअल वर्ड्स इन आइसोलेशन. मीनिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय रिलेशंस हाउ साइंस differ from each other, not by some natural or essential connection between a word and its meaning. क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इनने कहा कि हम लैंग्वेज को केवल इंडिविजुअल वर्ड्स जो हैं अलग अलग आइसोलेशन में, मतलब मैं आपको 5 वर्ड दे दूँ अलग अलग और कहूँ इनसे मतलब निकाल लेना, तो आप वो मतलब नहीं निकाल पाएंगे, है ना. वी कैन नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज बाय लुकिंग एट इंडिविजुअल वर्ड्स. आप इंडिविजुअल वर्ड्स का मतलब निकाल के उसको आइसोलेशन में नहीं समझ सकते जब तक वो एक साथ ना हो, वो रिलेशन में ना हो, है ना. मीनिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय रिलेशन. और ये भी बात आती है कि हाउ साइंस डिफर फ्रॉम ईच अदर, नॉट बाय सम नेचुरल और एसेंशियल कनेक्शन बिटवीन अ वर्ड एंड मीनिंग. अब मैं ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ, अभी तो मैंने आपको बस की इंसाइट दिया है, तो सब्र करिए, आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी. पहली बात आती है द लिंग्विस्टिक साइन. जो इन्होंने कहा कि जो साइन है वो एक दूसरे से अलग कर रहे होते हैं और किसी नेचुरल कनेक्शन से नहीं, बल्कि मतलब वर्ड और उसके मीनिंग के नेचुरल कनेक्शन से नहीं, बल्कि सारे साइंस अलग अलग होते हैं. मतलब किसी शब्द का किसी लाइन में कुछ मतलब निकल सकता है, किसी लाइन में कुछ मतलब निकल सकता है सेम वर्ड का, है ना. तो जो लिंग्विस्टिक साइन है, जो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया था, है ना, साइन और सिग्निफाइड, ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड, ये इनका मेन आइडिया था. अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको नोट करना है. द लिंग्विस्टिक साइन में इनका कहना ये था कि he defined the sign as a composed of two inseparable parts like two sides of coin. जैसे सिक्के के दो पहलू अलग नहीं किए जा सकते, वैसे ही उनका कहना था जो साइन है वो कंपोज होता है दो इनसेपरेबल पार्ट्स के. वो दो इनसेपरेबल पार्ट्स क्या होते हैं? साइन दो हिस्सों में बटा होता है, एक सिग्निफायर और एक सिग्निफाइड, जिनको आप अलग अलग नहीं कर सकते. ठीक है, जिनको आप अलग अलग नहीं कर सकते. क्या हो गया? हाँ, जिनको आप अलग नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते. जैसे सिक्के के दो पहलू आप अलग नहीं कर सकते, हेड एंड टेल, वैसे ही साइन जो है वो सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलके बना हुआ होता है, जिसको आप अलग नहीं कर सकते. सिग्निफायर क्या होता है? द साउंड इमेज और रिटन फॉर्म. जो भी हम लिखते हैं, है ना, जो साउंड इमेज आती है या फिर जो रिटन फॉर्म होती है वो सिग्निफायर होता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द लेटर्स CAT or the sound cat. It is the psychological impression of a sound, not the physical sound itself. अगर मैं कैट बोल रही हूँ तो ये हमारी साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन ऑफ साउंड है, ना कि हमारी फिजिकल साउंड है. ठीक है. अब अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत नई लग रही हैं कि आप ये क्या 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 पढ़ा दे रही हो, क्या क्या पढ़ा दे रही हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसीलिए हमने आपको फाउंडेशन सीरीज़ में हम लाए थे, जिसमें मैंने शायद ये लिटरेरी थ्योरी वाला पार्ट एक वीडियो में ही कंप्लीट कवर किया है. और मैंने बहुत ऐसे समझाया है ना उसमें, अभी तो मैं बहुत सीरियस होकर समझा रही हूँ, है ना. उसमें मैंने बिल्कुल ऐसे हंसते खेलते समझाया है आपको, जैसे मैं 5th-6th क्लास के बच्चे को समझा रही हूँ, ऐसा समझ आ जाए. इनफैक्ट 2nd क्लास के बच्चे को समझ आ जाए, इतना हंसते खेलते पढ़ाया है. आज पता नहीं मैं क्यों इतना सीरियस फील कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा सीरियस हो के पढ़ा रही हूँ, बट मुझे लगता है थोड़ा सा हंसी मजाक तालमेल बैठा के आपको पढ़ाती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको. तो ये जो थे हमारे फर्डिनेंड साहब, इन्होंने साइन कंपोज किया, मतलब इन्होंने साइन को डिफाइन किया कि साइन जो है वो दो पार्ट से मिलके बना है, एक सिग्निफायर और सिग्निफाइड. आप इतनी बात जान लो कि सिग्निफायर क्या होता है? जो हमारा साउंड इमेज होता है या जो हमारी रिटन फॉर्म होती है. वहीं सिग्निफाइड क्या होता है? उसका कॉन्सेप्ट, कि वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है. ठीक. सिग्निफायर क्या है? आप समझ लो किसी का साइन. साइन मतलब आप उसका पेक्टोरल फॉर्म समझ सकते हो, साउंड इमेज समझ सकते हो कि उसको क्या डिपिक्ट कर रहा है, और सिग्निफाइड क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है. लाइक मैं अगर बोल रही हूँ कैट, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कैट सुनते ही डैट इज सिग्निफाइड. क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? डैट इज सिग्निफाइड. और कैट से जो साउंड निकल रही है, जो आपके एक इमेज आपके दिमाग में आ रही है, डैट इज सिग्निफायर.
ठीक, नहीं समझ आया? बिल्कुल नहीं आया? अरे आ जाओ, फिर से समझा देती हूँ। क्या बात हम कह रहे हैं? हम ये बात कह रहे हैं कि जो सिग्निफायर है यानी कि जो SR है वो हमारी साउंड इमेज है, रिटन फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द लेटर्स CAT और द साउंड कैट। इट इज़ द साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन ऑफ अ साउंड, नॉट द फिजिकल साउंड इटसेल्फ। वहीं जो सिग्निफाइड है वो एक कॉन्सेप्ट है कि द मेंटल आइडिया ऑफ अ कैट, नॉट द एक्चुअल एनिमल बट द मेंटल आइडिया ऑफ कैट, जो आपके दिमाग में आ जाता है। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, नॉट अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। इसका क्रिटिकल डिस्टिंक्शन अगर मैं आपको दूं तो आप ये समझ लीजिए कि द रेफरेंट, द एक्चुअल कैट इन द वर्ल्ड इज आउटसाइड द साइन। साइन के बाहर है वो एक्चुअल कैट, लेकिन वो आपके दिमाग में जो आपकी जो इमेज बन जा रही है ना, वो एज अ साइन काम कर रही है। इन्हों की जो लिंग्विस्टिक्स थी वो डील करती थी रिलेशन बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, नॉट विद द रियल वर्ल्ड। ये कोई भी रियल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही थी, ये सिर्फ एक लैंग्वेज की बात हो रही थी। दिस इज वाई इट ओपन अप अ गैप बिटवीन लैंग्वेज एंड रियलिटी, एक्सप्लॉइटेड लेटर बाय डेरिडा। ये भी हम पढ़ेंगे, डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे। अभी हम स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि एक चीज़ एक स्ट्रक्चर में बैठाई गई है। लाइक फर्डिनेंड डी सॉसर का जो साइन वाला कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने एक स्ट्रक्चर में बैठाला है कि कोई भी एक साइन है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, एक सिग्निफायर और एक सिग्निफाइड। अभी तक इतना जान लो, आगे चीज़ें आपको और समझ आती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा के छोड़ दूँगी, मुझे लग रहा है कि आपको अभी नहीं समझ आएगा तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक, फिर से बताऊँगी, 5 बार बताऊँगी। आर्बिट्रेरीनेस की मैं बात करूँ तो उनका कहना है कि देयर इज़ नो नेचुरल और लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, कि कोई भी लॉजिकल कनेक्शन नहीं है सिग्निफायर और सिग्निफाइड का। द वर्ड कैट इन इंग्लिश, चैट इन फ्रेंच एंड बिल्ली इन हिंदी ऑल रिफर टू द सेम कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि आप जो कैट कह रहे हैं वो सिर्फ कैट इंग्लिश में ही होगी, है ना, फ्रेंच में भी हो सकती है, या आप कहें बिल्ली, बिल्ली इन हिंदी। ये सब एक कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, प्रोवाइडिंग द लिंक एज अ सोशल कन्वेंशन नॉट नेचर। कि आप उसको किस साइन से डिनोट कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है, वरना उसके लिए और भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, और भी साइंस हो सकते हैं। ठीक, आ गया। एक्सेप्शन टू आर्बिट्रीनेस क्या है कि ओनामेटोपिया यानी कि बर्ड्स मूव सीम नेचुरल व्हेन इट इज स्टिल पार्टली कन्वेंशनल, डिफरेंट लैंग्वेज यूज डिफरेंट वर्ड्स फॉर द सेम साउंड्स। लाइक अगर आप से कहा जाए साउंड, तो आप साउंड में अगर बजिंग साउंड करूँ या फिर मूव तो आप तुरंत समझ जाएंगे, अच्छा काओ, समझ लो। तो ये क्या है, ये जो साइंस हैं बस उन्हीं की बात हो रही है, कोई इतनी कठिन चीज़ नहीं है जिसको आप इतना कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। सिंपल सी बात इतनी सी है कि साइन इज मेड अप ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, जिसमें सिग्निफाइड वो है कि वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और सिग्निफायर क्या है, वो एक साइन है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ ट्री, तो जो आपके दिमाग में इमेज बन रही है ट्री की, डेट इज सिग्निफायर, और जो आपके जो ट्री आपके दिमाग में आया है, जो कॉन्सेप्ट है ट्री का, है ना, वो क्या है, सिग्निफाइड। इतनी बात आगे समझ में। अगली बात हम कर रहे हैं सिंक्रोनी एंड डायक्रोनी। सिंक्रोनी और डायक्रोनी का मतलब क्या है, द टू एक्सेस ऑफ लैंग्वेज स्टडी। टू लैंग्वेज स्टडी हम क्यों कह रहे हैं कि हम दो तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, एक सिंक्रोनिक एनालिसिस, एक डायक्रोनिक एनालिसिस। सिंक्रोनिक एनालिसिस में क्या है कि स्टडिंग लैंग्वेज एज अ सिस्टम एट वन पॉइंट इन टाइम, जहाँ पे हम वन पॉइंट इन टाइम कोई लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं एज अ सिस्टम, वहाँ पे हमारा हो गया सिंक्रोनिक, जो टाइम से सिंक कर रही है। सिंक करने का मतलब है वन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हम कर रहे हैं वो सिंक्रोनिक हो गई, और थ्रू द टाइम कर रहे हैं मतलब वो हमारी डायक्रोनिक हो गई। लाइक अ फोटोग्राफ ऑफ लैंग्वेज टुडे, सोशल प्रिविलेज दिस स्ट्रक्चरलिज्म इज फंडामेंटली सिंक्रोनिक। जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो क्या है, सिंक्रोनिक। ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं, आप टू एक्सेस मान लीजिए, एक ये एक ये, एक सिंक्रोनिक है एक डायक्रोनिक है। सिंक्रोनिक में क्या है, हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में चीज़ें देख रहे हैं। डायक्रोनिक में क्या है, स्टडिंग लैंग्वेज थ्रू टाइम, टाइम के थ्रू हम कुछ पढ़ रहे हैं, लाइक हाउ इट इवॉल्व हिस्टोरिकली। दिस वॉज द ओल्डर फिलोलॉजिकल अप्रोच।
ये जो अप्रोच हम लगा रहे हैं ये पुरानी है, डायक्रोनिक पहले चलती थी बट सिंक्रोनिक अब मतलब स्ट्रक्चरलिज्म में चलने लगी। इसमें आप चेस की एनालॉजी देख सकते हैं कि सॉसर यूज जस्ट टू एक्सप्लेन सिंक्रोनिक। टू अंडरस्टैंड द चेस गेम यू ओनली नीड टू नो द करंट पोजिशन ऑफ पीसेस, यानी कि सिंक्रोनिक स्टेट वो करंट पॉइंट ऑफ टाइम में कहाँ पे है वो आपको चेस में जानने की ज़रूरत है, ना कि ये कि वो हर पीस वो कहाँ से कैसे आया, कहाँ आया, हाउ ईच पीस गॉट देयर। ये डायक्रोनी जानने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज स्टडी इट्स करंट स्ट्रक्चर, ये इनका कहना था। तीसरा इनका कहना जो था वो था लेंग वर्सेस पेरोल। लेंग वर्सेस पेरोल बहुत आता है, बहुत आता है, नोट कर लेना। लेंग वर्सेस पेरोल में क्या था, सिस्टम वर्सेस यूज़। लेंग इज़ द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, कि कैसे हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं, जिसमें ग्रामर आ रही है, वोकैब आ रही है, रूल्स ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिटी, सारी कलेक्टिव सोशल वर्चुअल चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं लेंग में। अब जो फाउंडेशन सीरीज़ है उसमें मैंने आपको वो भी फ्री है, मतलब ये मत समझो कि मैं आपसे प्रमोशन खेल रही हूँ, है ना, वो भी फ्री है। मैं आपसे चाहती हूँ कि अगर आपका बेस बिल्कुल हिला हुआ है तो आप एक बार वो वीडियो देख लो, मुश्किल से आधे घंटे की है, जो आप 2x पे देख के 15 मिनट में कर लेंगे ख़त्म। तो जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो अच्छे से ही पढ़ लो, है ना। हो जाता है कई बार बच्चों से कि उन्हें बहुत इजी चीज़ें भी नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, वो मैंने इजी तरीके से भी समझाया हुआ है। क्योंकि ये हमारी मास्टर सीरीज़ है तो हम थोड़ा सा इसमें डीप टाइप जाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम बेसिक डेफिनेशन पे ही अटका रहना चाहते हैं। ठीक। दूसरी बात ये है कि फाउंडेशन सीरीज़ का मकसद ही यही था कि आपके बेसिक टर्म्स क्लियर हो जाएं, बेसिक चीज़ें आपका फाउंडेशन बन जाए। तो लेंग पेरोल तो उसमें मैंने जाने कितनी बार पढ़ाया है, और वहाँ जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको मालूम है कि लेंग अच्छा सिस्टम ऑफ लेंग यूज़, और पेरोल अच्छा एक्चुअल यूज़ ऑफ लेंग यूज़। पेरोल में मैंने आपको क्या बताया था, एक आप कह सकते हैं ट्रिक भी बताई थी। पेरोल मतलब प्रोनाउंसिएशन, की हाउ यू प्रोनाउंस द एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, इंडिविजुअल स्पीच एक्ट्स, जहाँ जो पर्सनल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, लाइक आप एनी स्पेसिफिक सेंटेंस स्पोकन और रिटन, दैट इज पेरोल। कि एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज क्या हो रहा है, वो आप प्रोनाउंस कैसे कर रहे हो, दैट इज़ पेरोल। और लैंग क्या है, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, की क्या आप उसमें ग्रामर, क्या वोकैब, क्या रूल्स ऑफ लैंग्वेज कम्युनिटी उसमें डाल रहे हो, दैट इज़ लैंग। वाई इट मैटर्स फॉर लिटरेरी थ्योरी स्ट्रक्चरर्स अप्लाई दिस टू लिटरेचर। The text, that is parole, is produced by underlying literary conventions and code, that is lang. Literary conventions and code, अब ये देखो ये वो लैंग्वेज है जो आपके PYQs में आती है और आप फंस जाते हो, इसलिए ये लिखी गई है ना। फाउंडेशन में आपको ये बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ मिल जाता, ठीक है, बट ये वो चीज़ें हैं जो हम डीप डाइव कर रहे हैं और आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो PYQs में आपको दिखेंगी। A detective novel follows the convention of its genre just as a sentence follow grammar rules. जैसे डिटेक्टिव नॉवल में जो उसकी जनर की खासियत है डिटेक्टिवनेस, वो फॉलो कर रही होगी, ऐसे ही एक सेंटेंस अपने ग्रामर रूल्स फॉलो करता है। दैट इज लैंग वर्सेस पेरोल। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। वैल्यू एंड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, अच्छा अभी तक अगर आपको लग रहा है कि आप क्या ही पढ़ रहे हो, क्या ही है, तो मैं आपको एक बार नज़र फिरवा देती हूँ कि आपने जाना कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। स्ट्रक्चरलिज्म में हम स्ट्रक्चर देख रहे थे कि कैसे साइंस ऑफ साइंस है, इसमें हमने फर्डिनेंड डी सॉसर का जो सिग्निफाइड कॉन्सेप्ट है साइन का वो देखा, उसके साथ में आर्बिट्रीनेस देखी, उसका एक्सेप्शन देखा, सिंक्रोनी डाइक्रोनी देखा, है ना, और लिंग वर्सेस पेरोल देखा जो आता है। इसके साथ अब हम देखने वाले हैं वैल्यू एंड डिफरेंस, जो वो बताता है कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस का मतलब है द मोस्ट फिलोसफिकली पावरफुल आइडिया इन सॉसर स्टेट्स दैट साइन हैव नो पॉजिटिव कंटेंट। मतलब साइंस में कोई भी पॉजिटिव कंटेंट नहीं है, मीनिंग अराइजेस ओनली थ्रू डिफरेंस एंड कंट्रास्ट। आप कौन से वर्ड को किस कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहे हो वो उसको पॉजिटिव नेगेटिव बनाता है, मतलब साइन अपने आप में केवल पॉजिटिव कंटेंट नहीं है। इन लैंग्वेज देयर आर ओनली डिफरेंसेस विदाउट पॉजिटिव टर्म्स, केवल डिफरेंस है। ठीक, ये किनका कहना था, फर्डिनेंड डी सॉसर, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। इनकी जो रिलेशनल वैल्यू थी वो ये थी कि डॉग मीन्स वॉट इट मीन्स बिकॉज इट इज़ नॉट कैट लॉग बॉग एट्सेट्रा। डॉग इसलिए डॉग कहला रहा है क्योंकि ना वो कैट है, ना लॉग है, ना बॉग है। आपको क्या, आप क्या ही बात कर रही हो, मतलब डॉग को कुछ और तो भी कहा जा सकता था ना, कुछ भी
कहा जा सकता था, बट हमने DOG ही क्यों चुना? तो वो ये कह रहे हैं कि जो डॉग है उसका मतलब वहाँ से निकल के आ रहा है जो उसका मतलब है, क्योंकि वो कुछ और नहीं है। ठीक, नो इंट्रिंसिक मीनिंग, ओनली रिलेशनल आइडेंटिटी। एक रिलेशनल आइडेंटिटी, अच्छा ये बिल्ली है, अच्छा ये लॉग है, तो अच्छा ये डॉग है, समझ रहे? ऐसे करके। कलर एग्जाम्पल, इंग्लिश डिवाइड्स द कलर स्पेक्ट्रम डिफरेंटली फ्रॉम अदर लैंग्वेज, द सेम कलर मे बी नेम्ड डिफरेंटली, प्रोवाइडिंग दैट अ कलर ओनली एग्जिस्ट एज कॉन्सेप्ट थ्रू देयर डिफरेंसेस इन अ गिवन लैंग्वेज सिस्टम। इनका बेसिकली कहना ये था कि किसी चीज़ की जो वैल्यू है वो उसके डिफरेंसेस से आ रही है। डिफरेंसेस से आने का मतलब है कि उसके कॉन्सेप्ट से आ रही है। समझ रहे हो क्या हो रहा है ये? जस्ट मिनट। उसके कॉन्सेप्ट से आ रही है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस कलर को आप येलो कहते हैं वो येलो ही है, वो पीला भी है ना? समझ रहे हो? मतलब वो कलर का नाम कुछ भी और भी हो सकता है अलग भाषा में। वो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि अच्छा ये जो सन के कलर वाला कुछ है ना, अच्छा ये जो सनफ्लावर के कलर वाला कुछ है ना, ये इसको येलो कहते हैं, तो ये दैट्स द कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये इनका कहना था। इन्होंने लैंग्वेज को इतना डीपली पढ़ा था कि इन्होंने ये सारी चीज़ें दी थी। इम्प्लीकेशन इसका क्या है कि लैंग्वेज डज नॉट रिफ्लेक्ट रियलिटी, इट स्ट्रक्चर्स रियलिटी। ये रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये रियलिटी को एक स्ट्रक्चर दे रहा है। दिस अंडरमाइंस नेव रियलिज्म एंड ओपन्स द पार्ट टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ऐसे ही करते करते क्या हुआ आया कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया और भी ज़्यादा एडवांस आइडियाज़ से। तो आपको फर्डिनेंड डी सॉसर जो मेन की फिगर हैं हमारे लिटरेरी थ्योरी में, उनके चाहे लिंग्विस्टिक साइन वाली बात हो, चाहे सिंक्रोनी डाइक्रोनी हो, चाहे लैंग पैरोल हो, चाहे वैल्यू एंड डिफरेंस हो, ये सारी चीज़ें आ गई होंगी समझ में। अब हम बात कर रहे हैं कि फ्रॉम सॉसर टू लिटरेरी स्ट्रक्चरलिज्म हम कैसे गए हैं। द लीप, सॉसर स्टडी लिंग्विस्टिक्स, इन्होंने लिंग्विस्टिक पढ़ा और पूछा, structuralist asked, if a language work as a system of differences to the other cultural phenomena, literature, myth, fashion, concept, also work as a system of science। जो स्ट्रक्चरलिस्ट इन्होंने कह दिया कि लैंग्वेज तो है वो एक सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस से चल रही है ना, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उनसे चल रही है। तो और जो लोग थे उन्होंने पूछा कि जैसे आपने बताया कि लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस पे वर्क कर रही है क्या ऐसे ही और जो कल्चरल फिनोमेना है लाइक लिटरेचर, लाइक मैथ, लाइक फैशन, लेकिन सिर्फ ये भी किसी सिस्टम ऑफ साइंस पे वर्क कर रही है क्या? तो उस पर अलग अलग की थिंकर्स की अलग अलग बातें निकल के आई। जैसे अगर मैं कहूँ क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, तो इन्होंने अप्लाइड इट टू एंथ्रोपोलॉजी। इन्होंने कहा कि मिथ्स हैव एन अंडरलाइंग ग्रामर ऑफ बाइनरी अपोजिशन, चाहे हमारा वो नेचर कल्चर हो, नेचर कल्चर रॉ कोक्ड, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो मिथ्स हैं हमारे, ये अंडरलाइंग ग्रामर और बाइनरी अपोजिशन से आती है। बाइनरी अपोजिशन क्या है कि बिल्कुल दो उल्टी चीज़ें, लाइक एक रॉ है एक कुक्ड है, समझो बाइनरी अपोजिशन। वहाँ ये रोलैंड बार्थ्स का कहना आ गया कि ने अप्लाई किया लिटरेचर और पॉपुलर कल्चर को, अनकवरिंग द हिडन कोड्स एंड मिथ्स ऑफ वर्गीजियस सोसाइटीज इन माइथोलॉजीज 1957। व्लादिमीर प्रॉप जो प्री स्ट्रक्चरलिस्ट थे हमारे, वो एडॉप्टेड थे, इनका ने आइडेंटिफाई की 31 नैरेटिव्स एंड 7 स्फीयर्स ऑफ एक्शन इन रशियन फोक टेल्स, यूनिवर्सल नैरेटिव ग्रामर। एजी ग्रेमास जो एंशियंट मॉडल कह रही हूँ, एक्टेंशियल मॉडल, जिन्होंने डिफाइन किया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेंडर रिसीवर हेल्पर अपोनेंट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी नैरेटिव। ये कोई भी एक नैरेटिव होता है उसका जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक हेल्पर होता है, एक अपोनेंट होता है। वहीं जो हमारे पास ग्रैंड गेनेट आए थे, इन्होंने नैरेटोलॉजी थी जिसमें स्टोरी को हिस्टोरी और डिस्कोर्स को रिसेट वर्सेस, मतलब स्टोरी, डिस्कोर्स और नैरेटिंग, इन तीनों के बारे में आपको अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं नैरेटोलॉजी में। सारी चीज़ें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी हमारी बस शुरुआत है तो मैं बस आपको की पॉइंट्स बता रही हूँ। ठीक है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है कि मैम आप ये तो नैरेटोलॉजी तो आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाई है ना,
परेशान होने वाली बात नहीं है, बस जो जो बताया जा रहा है वो सुनते जाओ, क्योंकि आप बैठना सीखो, ढाल तो हम देंगे ही आपको। ठीक, ये हमने जान लिया किसने क्या कहा, किसने क्या कहना था, किसने किस में क्या क्या लगाया, ये याद रखना। अगली बात हम करें बाइनरी अपोजिशंस की, तो बाइनरी अपोजिशन में क्या है, बाइनरी, ये हमारा जो लेक्चर भी है वो आज उतना बड़ा नहीं है। क्यों बड़ा नहीं है? क्योंकि हम चीज़ें आपके लिए पहले ही दिन पे उतना ज़्यादा लोड देना नहीं चाहते हैं। ये जो बच्चे हैं जो ये देख के डर गए हैं, डरो मत, मैं कह रही हूँ ना मत डरो, तो मत डरो। बाइनरी अपोजिशन क्या है? बाइनरी अपोजिशन है इंजन ऑफ स्ट्रक्चरलेट्स एनालिसिस। जो मैंने आपसे कहा बाइनरी अपोजिशन रॉ कोट, वो कैसे है? स्ट्रक्चरलिज्म स्पेशली ये किन्होंने दिया था? क्लॉड कह रही हूँ, लेवी स्ट्रॉस आर्ग्यूड दैट ह्यूमन थॉट ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ थ्रू बाइनरी अपोजिशन। हम लोग बाइनरी अपोजिशन से एक थॉट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। जैसे आप, अगर आपको पानी दिया जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा ये ठंडा या गर्म है, ठीक है? ये दोनों अपोजिशन आ गए दिमाग में, आपको ये नहीं आएगा कि ये गुनगुना है या फिर बर्फ़ है, आपको आएगा ठंडा या गर्म। तो ये जो बाइनरी अपोजिशन आपके दिमाग में आ रहा है, ये क्या है? पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्सेप्ट, मतलब अच्छा या बुरा, मेल या फीमेल। तो ये जो बाइनरी अपोजिशन है, इन्होंने कहा कि ये जो है ह्यूमन थॉट है, ये ऑर्गेनाइज कर लेता है अपने आप बाइनरी अपोजिशंस को, कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्सेप्ट के पेयर्स को। लिटरेचर एंड मिथ यूज दिस टू मैनेज कल्चरल एंग्जाइटीज। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नेचर कल्चर, गुड एविल, मेल फीमेल, लाइट डार्क, सेल्फ अदर, प्रेजेंस एब्सेंस। वहीं पे जो डेरिडा थे, इन्होंने क्रिटिक किया बाद में कि बाइनरी अपोजिशन आर नॉट न्यूट्रल, ये न्यूट्रल नहीं होते हैं। वन टर्म इज ऑलवेज प्रिविलेज्ड, मतलब प्रेजेंस ओवर absence, male over female. This hierarchical structure becomes the target of deconstruction, knowing social setups of understanding Derrida, जो हम डे 21 में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अब तो आप कहोगे मैम इतना लंबा, तो आप ये समझो कि हम लिटरेरी थ्योरी बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो? तो आप ये मत चिंता करो कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, आप ये देखो कि हम क्यों कर रहे हैं, है ना? मैंने अब बस आपको ये एक छोटी सी बात बता दी कि यहाँ पे जो बाइनरी अपोजिशन वाली चीज़ है, इसमें डेरिडा ने भी अपनी बात रखी थी, बाद में रखी थी, जिसके बारे में हम समझेंगे। अब जिनको लग रहा था कि अभी तक उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है, उनके लिए एक फ्लो चार्ट है। मुझे लगता है अब तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि फर्डिनेंड डी सॉसर की जो लेगेसी थी, उनका एक की कॉन्सेप्ट ये था, उनके की कॉन्सेप्ट से हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म आया और उससे हमारा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, जिसमें हम देख रहे थे कि साइन का कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि वो सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलके बनता है, जो आर्बिट्रेरीनेस यानी कि नो नेचुरल लिंक प्रोड्यूस करता है, जिससे हमको मिलता है डिफरेंस, दैट इज रिलेशनल मीनिंग। और इससे लैंग्वेज एक जो रियलिटी स्ट्रक्चर करती है वो हमें देखने को मिली, और जो रिफ्लेक्ट नहीं करती है बस स्ट्रक्चर करती है। वहाँ से हमें धीमे धीमे इस बात पे हम आ गए कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इसमें हमें कुछ चेंजेस लाने हैं, जिसमें डेरिडा और लेकिन हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं हम बात करें कि हमको इनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, तो हमने लैंग वर्सेस पैरोल पढ़ा। लैंग क्या है? सिस्टम। पैरोल क्या है? यूज़। स्ट्रक्चरलिस्ट नैरेटोलॉजी पढ़ी, प्रॉप जेनेट की। सब इतना खराब सा क्यों हो रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप देखा? चलो, बाइनरी अपोजिशन हमने देखा, बार्ड्स की मैथोलॉजीज देखी, और डेथ ऑफ द ऑथर देखा, डेट इज रीडर सेंटर्ड। तो अब जो कह रहे हैं डेथ ऑफ ऑथर आपने कब पढ़ा दिया? बेटा कल ही पढ़ाया है और परसों भी पढ़ाया है, तो मेरे से तो बातें करना मत। सिंक्रोनी और डाइक्रोनी में हमने क्या अंतर देखा था कि डाइक्रोनी इज चेंज थ्रू द टाइम, ऑन सिंक्रोनिक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हम चेंजेस देख रहे थे। लैंग्वेज एज अ सिस्टम नाउ, ये सॉसर का मेथड था और ये ओल्ड फिलोलॉजी मेथड था। सॉसर डिड नॉट रिजेक्ट डाइक्रोनिक स्टडी, इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, बट उन्होंने अपनी बात रखी कि अंडरस्टैंडिंग अ सिस्टम लाइक लैंग रिक्वायर्स सिंक्रोनिक एनालिसिस फर्स्ट। ठीक, अब हाई ईल्ड पॉइंट्स आपको क्या क्या याद रखने हैं? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स क्या कहता है 1916 का, कि नॉट रिटन बाय सॉसर। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये उन्होंने नहीं लिखा था।
सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। एक तो सारी चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं एक साथ। सॉरी, मुझे मालूम है ये बहुत दिक्कत देता है जो इतना मेरा फ़ोन हिलता है, बट कुछ मजबूरियों के चलते हम ये चीज़ फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, और हम जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कोर्स इन जनरल का हमारे पास क्या है कि नॉट रिटन बाय सॉसर, कंपाइल्ड, किन्ने कंपाइल्ड किया है, 2 स्ट्रिंग्स ने उनके लेक्चर नोट से, बेली एंड सिकाई। ठीक, ये जान लिया। इसके बाद आप इनका साइन इज इक्वल टू सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड, ये चीज़ आपको जाननी है कि एक साइन के 2 मेंटल एंटिटी होते हैं और दोनों पार्ट साइकोलॉजिकल होते हैं, फिजिकल नहीं होते, इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द साइन आपने पढ़ा कि द साउंड इमेज ट्री हैज़ नो नेचुरल कनेक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्री। जो उसकी साउंड हमारी आ रही है ट्री की, उसका कोई कहीं कनेक्शन नहीं है उसके कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री से, बट कन्वेंशन इज ऑल। ठीक, लैंग वर्सेस पेरोल आपने पढ़ा कि सिस्टम और पेरोल की हाउ यू प्रोनाउंस, दैट इज़ पेरोल। और लॉन्ग क्या है, लैंग क्या है, सिस्टम, कि आप कैसे ग्रामर यूज़ करो, वो सारी चीज़ें सोशल एब्स्ट्रैक्ट। और लैंग यूज़ क्या है, इंडिविजुअली और कॉन्क्रीट। इक्विवेलेंट इन सम वेज टू चॉम्स्की कॉम्पिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस, बट नॉट द सेम कॉन्सेप्ट। और चॉम्स्की का भी हम आपको कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस पढ़ाएंगे। अब जिनको लग रहा है कि मैम आपने बहुत कठिन लैंग्वेज में पढ़ा रही हो, तो बेटा यही कठिन लैंग्वेज आपके PYQs में दिखती है, जिसको देख के आपके होश उड़ जाते हैं। और इजी लैंग्वेज में छोटे बच्चों की तरह अगर आपको चीज़ समझनी है तो आप बस या तो मैं यहाँ आई बटन पे लगा दूँगी, ठीक है, या फिर आप सीधा वहाँ उठ के चले जाना फाउंडेशन सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ मैंने छोटे बच्चों की ही तरफ पढ़ाया है, छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें करके, तो आप वहाँ से समझ लेना। प्रॉप्स मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोक, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको इजी चीज़ें दिखाती रहूँ और आपको समझ में मतलब PYQ में आप रिलेट ही ना कर पाओ, है ना, इसलिए दिक्कत वाली बात आ जाती है। इसलिए मैं कह रही हूँ ये प्रॉप्स का जो मॉर्फोलॉजी ऑफ द फॉकटेल है, ये याद रखना है कि इसमें 31 नैरेटिव्स होते हैं इन रशियन फेरी टेल्स, नॉट स्ट्रक्चरल सॉशरियन बट अडॉप्टेड बाय स्ट्रक्चरलिस्ट नेट्रोलॉजी। वहीं लेवी स्ट्रॉस का हमने देखा था कि अप्लाइड सॉसर टू माइथोलॉजी, ओडिपस स्मिथ ऐसे शो स्मिथ्स रिजॉल्व बाइनरी अपोजिशन का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो आंखें खोल के जान लो। अगली चीज़ जो हमारे पास थी रोलैंड बार्थ्स की माइथोलॉजीज, इनका जो वर्क अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आज का होमवर्क ये पढ़ लेना। और एनालाइज हाउ वर्गीज कल्चर प्रेजेंट्स इट्स आइडियोलॉजी एज अ नेचुरल थ्रू साइंस। रेसलिंग वाइन द न्यू साइट्रोनिन और डिकोडेड एज मिथ, ये सारी बातें मैं कह रही हूँ माइथोलॉजीज पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये होमवर्क है ना। और जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं होमवर्क क्यों देती हूँ, क्या उद्देश्य है, क्या चीज़ें हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं नहीं बता सकती, बट आई वॉन्ट कि आप थोड़ा सा इन प्रोसेस जब जाओगे, चीज़ें देखोगे, तो आपको और ज़्यादा बेहतर होगा। बार्थ्स का डेथ ऑफ ऑथर, जिसमें उनका कहना था कि लिखते ही चीज़ पब्लिश करते ही ऑथर का रोल ख़त्म हो जाता है और रीडर का रोल शुरू हो जाता है। डेट्स द डेथ ऑफ ऑथर, जो स्ट्रक्चरलिस्ट काइमिक लाता है, मीनिंग एज एन टेक्स्ट सिस्टम ऑफ साइंस नॉट इन द ऑथर्स इंटेंशन। इनका कहना था कि ऑथर के इंटेंशन से कोई मतलब नहीं है, ऑथर ने लिख दिया, उसका खेल ख़त्म, की डेथ हो गई, रीडर बॉर्न हो गया। और ये क्या था, स्ट्रक्चरलिस्ट का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अगली बात हमारे पास आई है सीमियोलॉजी क्या कहलाती है कि सोशल टर्म फॉर जनरल साइंस ऑफ साइंस। जो जनरल साइंस ऑफ साइन है उनके लिए इन्होंने सीमियोलॉजी टर्म दिया है। और सिमेटिक्स क्या है, कॉइंड बाय C.S. पेरिस हु हैड अ डिफरेंट थ्योरी ऑफ साइंस। तो सीमियोटिक्स और सीमियोलॉजी अलग अलग चीज़ें हैं, देख लेना, और एक ही इंसान से रिलेटेड नहीं है। जेनेटिक्स नैरेटोलॉजी क्या है, ये हिस्ट्री, मतलब इस यहाँ पे बताया जा रहा है स्टोरी जो है वो इवेंट्स की तरह माने गए हैं। रिसीट डिस्कोर्स जो बता रहा है कि हाउ स्टोरी इज टोल्ड, की कैसे बताई जा रही हो। वहीं पे नरेशन जो एक्ट ऑफ नरेटिंग है, और ये सारे की टर्म्स आपको याद रखने हैं। एनालिसिस और प्रोपलिसिस, यानी एनालिसिस का मतलब है फ्लैशबैक और प्रोलैप्सिस का मतलब है फ्लैश फॉरवर्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको मैं आपको डिटेल में भी कराऊंगी, लेकिन कल कराऊंगी। आज सिर्फ मुझे की आइडिया देना था, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा बातें नहीं बताई हैं। मैं डिटेल में कराऊंगी, कल पक्का कराऊंगी, तो परेशान मत हो ना। आज जितना समझ में आया, अगर आपको आज
30% भी समझ में आया, 40% भी आया, 50% भी आया, 60% भी आया, आप एक बार बताना कि आपको कितने परसेंट समझ में आया है ना। उसके बाद उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है से ज़रूरी मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना कितना कल फिर से कराना है, क्योंकि कल हम फिर से और अच्छे से करेंगे। सोशल वर्सेस पेयर्स की जो थ्योरीज हैं ऑफ साइन, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताई कि सीमियोलॉजी और सीमियोटिक्स अलग अलग हैं, इनके बारे में हम एक बार एक नज़र कर लेते हैं। क्या नज़र है कि इसका हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कि जो सीमियोलॉजी और जो सीमियोटिक्स है उसमें क्या क्या अंतर है। तो ये तो स्विस लिंग्विस्टिक्स से आई है, यूरोप से आई है, वहीं ये अमेरिकन फ़िलासफ़ी से आई है, प्रैग्मेटिज्म से आई है। ये इसमें हम बात कर रहे थे सीमियोलॉजी में कि साइन जो है वो 2 पार्ट का है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। वहीं सीमियोटिक्स में हम बात कर रहे थे कि साइन जो है वो 3 टाइप्स का है, यानी कि एक साइन, एक ऑब्जेक्ट, एक इंटरप्रेटेंट। ठीक, यहाँ क्या है, ये साइन एनालिसिस से एक्सक्लूड किया गया है, बल्कि यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट किसको, रेफरेंट को यहाँ साइन एनालिसिस से एक्सक्लूड किया गया है, बट यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है एज अ ऑब्जेक्ट। साइन टाइप्स क्या है, यहाँ कोई टाइपोलॉजी नहीं दी गई है, यहाँ दी गई है आइकन, इंडेक्स, सिंबल। और लैंग्वेज बायस क्या है, लैंग्वेज बायस ये कहता है कि लिंग्विस्टिक साइंस प्राइमरी मॉडल है। वहीं सीमियोटिक्स में हम देखते हैं कि ऑल साइंस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। आर्बिट्रेरीनेस यहाँ पे सेंट्रल प्रिंसिपल है, बट वहाँ पे केवल सिंबल्स आर्बिट्रेरी हैं और बाकी चीज़ें नहीं। ठीक है, अब कैंडी क्रश खेलोगे क्या? सॉरी। ठीक, की टेक्स्ट क्या है, की टेक्स्ट हमारा ये है कि कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। वहीं सीमियोटिक्स में हमें कहाँ से मिले हैं, कलेक्टेड पेपर, जो कि बाद में मिले थे, पहले भी नहीं मिले थे। बाकी की स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके जो हैं वो हमने आपको यहाँ एक टेबल के फॉर्म में दे दिए हैं, लाइक फर्डिनेंड डी सॉसर का लिंग्विस्टिक, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि साइन बना है सिग्निफायर और सिग्निफाइड से। वहीं उनका लिंक पेरोल वाला कॉन्सेप्ट, आर्बिट्रेरीनेस, ये देख लो, रिलेवेंस देख लो कितनी हाई है। सारे मेन टॉपिक्स ही आपको कराए जा रहे हैं, कोई फालतू चीज़ नहीं करी जा रही है। वहीं प्रॉप का फोकलोर और नैरेटिव, मॉर्फोलॉजी ऑफ फोकलोर, जिसमें 31 फंक्शंस हैं, फेरी टेल वाली जो भी चीज़ें हैं वो आपको देखनी है, एक बार पढ़नी है खुद से। वहीं मैं स्ट्रॉस की बात करूँ तो एंथ्रोपोलॉजी से रिलेट जो इनकी फील्ड लग रही है, इसमें ये बात कर रहे हैं अपने की वर्क में। कॉन्सेप्ट इनका क्या है, बाइनरी अपोजिशन का, मेथ एनालिसिस का और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक, अगली बात हम बात करें रोलैंड बार्थ, जो हमने इतनी बार पढ़ ली है, माइथोलॉजीज, या फिर मैं बात करूँ डेथ ऑफ ऑथर, तो इनका लिटरेचर और कल्चर फील्ड से नाता रहा है। अगली बात हम करें ग्रामास की, तो नैरेटोलॉजी, इनका भी नैरेटोलॉजी, इनका लिंग्विस्टिक और पोएटिक्स, जैकोब्सन का, जिसमें 6 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज बताए गए हैं। मेटाफर एज अ पैराडिग्म और वर्सेस मेटोनॉमी एज अ सिंटेगम बताया गया है। अब जिनको ये पैराडिग्म, सिंटेगम, मेटोनॉमी ये चीज़ें नहीं मालूम है, तो बेटा आपको बेस की ज़रूरत है। आपका बेस पूरा हिला हुआ है और अपने बेस को कंप्लीट करने के लिए अगेन, मतलब मैं इतनी बार बोलती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि यार बच्चे सोचेंगे मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि हम आपसे चाहते हैं कि यहाँ वर्ड आ रहा है नैरेटिव डिस्कोर्स, यह यहाँ वर्ड आ रहा है नैरेटोलॉजी, यहाँ पे वर्ड आ रहा है मेटोनॉमी, यहाँ वर्ड आ रहा है पैराडिग्म। तो अगर आपको इनके मतलब ही नहीं मालूम है तो आपको यहाँ पढ़ने से क्या फ़ायदा, आप यही बड़े बड़े वर्ड रटते रह जाओगे, फिर आप परेशान होगे कि आपको आया नहीं। कैसे आएगा जब आपके दिमाग में ही चीज़ नहीं बैठी हुई है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार आप देखो। और अगली बात अगर हम करें तो हम ये स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, ये डे 21 नहीं है, 12 है बेसिकली, लेकिन अगर हम बात करें मतलब 12 भी नहीं है, वो आपके जानने की चीज़ नहीं है, वो मैं करा दूंगी। स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में क्या क्या डिफरेंसेस अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चरलिज्म में जैसे हम देख रहे थे कि मीनिंग स्टेबल माना जा रहा था और ये माना जा रहा था कि ये एक सिस्टम से प्रोड्यूस हो रहा है, बट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में ये कह रहा था कि नहीं, मीनिंग जो है वो बिल्कुल भी अनस्टेबल है और ये एंडलेसली डिफर्ड किया जा रहा है। अब जो होशियार बच्चे हैं मेरे, वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को पोस्ट मॉडर्निज्म से मत मिला देना, वो दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। द सेल्फ का कॉन्सेप्ट इसमें क्या था कि सब्जेक्ट फॉर्म बाय लैंग्वेज स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे सब्जेक्ट इज अ फिक्शन और फ्रैगमेंटेड है।
यहाँ पे बाइनरी अपोजिशन जैसे हमने देखा कि स्ट्रक्चरलिज्म में फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ थॉट मेंटेन कर रहे थे, वहीं ये हियरार्किकल ऑलवेज डिकंस्ट्रक्टेबल रहे हैं। मेथड की बात करूँ तो स्ट्रक्चरलिज्म में हमने सिस्टमेटिक साइंटिफिक एनालिसिस यूज़ की है, वहीं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन। की थिंकर्स हमें यहाँ पे बार्च मिले, प्रॉप मिले, सॉशर मिले, वहीं पे डेरिडा, लेकन, फुकोल्ट, बार्च, ये सारे हमें कहाँ मिले? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में मिले। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की अगर मैं बात करूँ आपसे तो आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा कि इस वाले में थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको आती समझ में आ जाएंगी। ये बिल्ड्स ऑन सोशल, बल्कि ये क्रिटिक्स एंड अंडर्स। अगर आपको थोड़ा भी समझ आ रहा है ना तो आप सही हो, अगर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है। क्योंकि मैं कोई ऐसे दुनिया की अजब गजब चीज़ तो पढ़ा नहीं रही हूँ, नॉर्मल चीज़ें पढ़ा रही हूँ जो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे होंगे, है ना। अगली बात मैं करूँ तो मैं आपके लिए रोमन जैकोब्सन के जो 6 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज हैं जो बार बार पूछे जाते हैं वो लाई हूँ। 6 फंक्शन क्या है? रेफरेंशियल, इमोटिव, क्वांटिटेटिव, फैटिक, मेटालिंगुअल और पोएटिक, ठीक। इसकी बात क्या है कि रेफरेंशियल का मतलब होता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, क्या टॉपिक आ रहा है, लाइक इट इज़ रेनिंग, ठीक। तो क्या हमें पता लगा कि क्या कॉन्सेप्ट पता, क्या टॉपिक पता लगा कि बारिश हो रही है, ये रेफरेंशियल है, ठीक। इमोटिव क्या है? जहाँ पे कोई इमोशन आ जाए, लाइक स्पीकर या एड्रेसर का आउच दिस हर्ट्स, जो आउच चीज़ आई है ना वो इमोटिवनेस ला रही है। ये 6 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज हैं बाय रोमन जैकोब्सन। और क्वांटिटेटिव क्या है? रिसीवर या एड्रेसिंग। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी, आज भी मैं एक चीज़ दिखाऊँ जो मैं कल करी थी। क्यूट क्यूट चीज़ें हैं, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि पानी रख लिया करो, मैं भी पानी रख लेती हूँ। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं अब दिखा हाँ चलो, गुड मॉर्निंग हो गई। आप लोग तो करते नहीं हैं, मतलब ऐसा नहीं बहुत अनोखी चीज़ दिखा रही हूँ, याद दिला रही हूँ कि पानी पी लो, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, आपका नहीं पता, है ना। गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है डर सबको लगता है। तो आपको डर ना लगे इसलिए मैं आपको पढ़ाने के लिए बैठी हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप कंसिस्टेंट रह लो, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। फैटिक की बात मैं करूँ तो यहाँ कंटेंट नहीं, कॉन्टेक्ट या एक चैनल हम बात कर रहे होंगे एज अ फोकस, लाइक हम कहते हैं हेलो कैन यू हियर मी, तो यहाँ पे हम जो कांटेक्ट कर रहे हैं ना दैट इज़ फैटिक। और क्वांटिटेटिव में क्या है? रिसीवर है या एड्रेसी है, लाइक हम कमांड दे रहे हैं क्लोज द डोर। मेटालिंगुअल मतलब इसमें लैंग्वेज आपकी खुद या एक कोड की तरह हो सकती है, दैट इंक्लूड्स, मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर व्हाट डज यूबिक्विटस मीन, यूबिक्विटस का क्या मतलब है? तो जो लैंग्वेज से रिलेटेड आ रहे हैं दैट इज़ मेटालिंगुअल। और पोइटिक में क्या है? एक मैसेज या फॉर्म होगा। इन जैसे आपको एलिट्रेशन दिखता है, रिदम दिखती है, लिटरेरी लैंग्वेज दिखती है, वो सारे एलिट्रेशन में आते हैं। तो आई होप ये छोटे से लेक्चर में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आई होंगी। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में कल से पढ़ेंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में। तो जिनको आज लग रहा है कि आपने ये दूसरी साइकिल शुरू कर दी, इतना कठिन कठिन चीज़ें हमें दे दी, तो हमने कठिन नहीं दी, हमें बस एक बार आपको दिखाया है कि देखो चीज़ें कठिन हो सकती हैं, उसको सरल हम बनाएंगे। अभी हम अगला दिन ला रहे हैं, उसमें आप देखना कि कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें आएंगी, कितनी इजी लैंग्वेज में आपको सब समझ आ जाएगा, क्योंकि वाह ये वही था जो आप कल ऐसे पढ़ाई थी, समझे। तो एक हम सिस्टमेटिक वे में चलते हैं और हम पसंद करते हैं कि आप भी सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। और मैं ये जानना चाहती हूँ, मतलब ये तो इजी क्वेश्चंस है, मैं आपकी देखना चाहती हूँ दिमाग की इजी चीज़ें आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब जैसे यहाँ पे सॉसर आए हैं तो आपको तुरंत सिग्निफायर सिग्निफाइड याद आना चाहिए, 4 ऑप्शन सीधे आपको सी लगाना चाहिए, है ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, इनके आप आंसर्स देना। अभी कुछ बच्चों को ये नहीं मालूम होगा कि कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक कब पब्लिश हुई है, तो इसको आपको बताना है। वहीं सॉसर्स का जो कॉन्सेप्ट है, डिफ्रेंशिएट हिज अप्रोच फ्रॉम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक इज, आप ये बताओ। अगली चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सॉसरियन लिंग्विस्टिक। ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। आप एक बार क्वेश्चन देख लो वीडियो पॉज कर करके। रोलैंड बार्थ्स का जो ऐसे है डेट ऑफ ऑथर, ये क्या आर्ग्यू करता है, ये मैंने आपको 5 बार बता दिया है परसों से आज तक में, तो आप बिना शर्माए इसका आंसर दे सकते हैं। मुझे लगता है 7th वाला हो गया,
8th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया। ठीक, सो यही आपके सारे आंसर्स हैं, यही आपके आंसर्स कह रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन नंबर 8th, 9th और 10th, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको थोड़ा आराम से करना, दिमाग खोल के करना, आप कर लोगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम चाहते हैं कि आप पढ़ते रहें, हम पढ़ाते रहें, और आप अपनी चीज़ें एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहें। आज हमने आपको बस एक ओवरव्यू दिया है, चीज़ें कुछ बताने की कुछ हद तक कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होंगी। बाकी बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ें कल से कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि आज मैंने जानबूझ के ये ऐसे आपको स्ट्रिक्ट टीचर की तरह पढ़ाया है। मेरा मकसद ये था कि आपको एक आइडिया लग जाए कि चीज़ें कठिन भी हो सकती हैं अगर वो आसानी से ना समझाई जाए, है ना। तो वो मैं ऐसा कोई रिवेंज नहीं ले रही हूँ। बात यह है कि मुझे वो आपको PYQ लैंग्वेज दिखानी थी, वो जो मैंने आपको दिखा दी। और कल के लेक्चर के लिए तैयार रहना। और अब हम ऐसा थोड़ा सा चेंजेस शायद हमको मन कर रहा है, मन नहीं मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि हमको पेपर 2 आपको सुबह दे देना चाहिए, और पेपर 1 शाम को हल्का फुल्का डोज जो आपको लगेगा कि अरे ये तो हल्का सा ही आधे घंटे का ही तो है, वो हम आपको शाम को देते हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि उसमें पेपर 1 में हम लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिन बच्चों को डर लगता है लॉजिकल रीजनिंग से, वो बच्चे शाम को मेरे से मिलने आके उनको का सारा डर मैं ख़त्म कर दूँगी। ठीक है, उसका भी लेक्चर मैंने डिज़ाइन कर लिया है। अब आपको बस आना है और समझना है और पढ़ना है और खुश रहना है, पानी पीते रहना है। ठीक है, चलो इसी के साथ टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसके आंसर कमेंट डाउन कर देना याद से, ठीक है। जैसे कि कल भी मैंने बताया था कि मैं एक लिस्ट बना रही हूँ, ठीक, तो उस लिस्ट का अगर आपको हिस्सा बनना है तो आपको आंसर देते रहना, ठीक। चलो, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।